So the target for our this class is properties of triangle के कुछ सम्स और थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीगन से रिलेटेड, क्योंकि एक दो बच्चे डाउट पूछ रहे थे जिसमें पॉलीगन्स पर बेस्ड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो पॉलीगन्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ सम्स कर लेंगे। उसके बाद समय मिलेगा तो बाकी डाउट डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस फंक्शन के डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थियरी ऑफ इक्वेशन विल शिफ्ट टू नेक्स्ट क्लास, आज नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। जहां तक पिछली क्लास में किया था उसी के आगे की प्रॉब्लम से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन मैंने दिया था करने के लिए आपको, है ना, ये डिस्प्ले हुआ था। किया नहीं किया आई डोंट नो। इसका 7th क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हिंट भी मैंने दिया था। तो अभी फटाफट जल्दी बताओ किसका इसका 7th क्वेश्चन हो चुका है? जिसका जिसका 7th सम हो चुका है, मतलब जिन्होंने ट्राई किया और हो गया। About question number 7 I'm asking, right? बाकी लोग जिसका नहीं हुआ जस्ट वर्कआउट करते रहे, जिसका हुआ वो सिर्फ आंसर करेंगे, जिसका नहीं हुआ क्वेश्चन करते रहो, इतना टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आई गॉट इट। कुछ एक बच्चों ने सिर्फ किया है, बाकियों का नहीं हुआ है। तो करते हैं, जिसका हो चुका है वो 8th ट्राई करते रहो। तो 7th क्वेश्चन में बेटा बेसिकली जो इंफॉर्मेशन ना, वो देख करके आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या अप्लाई करना है। पहले आप उसका फिगर को ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करो। तो थोड़ा हिंट इसीलिए मैंने दे दिया था कि आप सोच सकें। तो जिन्होंने सोचा होगा उनका आंसर हो गया होगा। जैसे मान लो कि ऐसा कुछ अगर एग्जैक्ट फिगर बनाओ ना, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ऐसा। और ये मीडियन की बात हो रही है, इसमें मीडियंस की बात हो रही है, राइट? तो सपोज करो कि ये पॉइंट जो है वो तुम्हारा P है, और ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है, और QM मीडियन है, और फिर QR का मिड पॉइंट होगा L। एक मीडियन PL की भी बात हो रही है, मीडियन PL की बात हो रही है। Am I not audible? हेलो हेलो बेटा, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? ओके। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इस फिगर पे मार्क आउट करो बेटा। अगर PL एक मीडियन है और QM भी मीडियन है, तो डेफिनेटली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज G, एंड G इज नथिंग बट सेंट्रॉइड, and they have given you that the angle PQM is 60 degrees. So this angle is given as pi by 3. An angle QPL is given as pi by 6, 30 degree. बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, इसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। QL and M are respective midpoint of PR and QR. So G being the centroid will divide the median PL in the ratio 2:1, और दिया हुआ है कि PL की जो लेंथ है वो 6 है, तो 6 का 2:1 में अगर आप डिवीजन करो तो 4 and 2 आ जाएगा। दिस इज 4 and this is 2. So we have got the length PG is equal to 4 and GL is equal to 2. माधव बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, क्योंकि रिमेनिंग बच्चों को तो दिक्कत नहीं हो रही है। हेलो अब देखो बच्चे, ये ट्रायंगल PQG को ऑब्जर्व करो।
क्यू जी कैसा ट्राइंगल है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है आपको? क्योंकि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये एंगल 90 हो जाएगा, दिस इज 90। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी एक लेंथ ऑफ साइड पता है, दो एंगल पता है, मतलब तीनों एंगल पता है और एक लेंथ ऑफ साइड पता है। तो इस ट्राइंगल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता है, मतलब इसकी रिमेनिंग जो दो साइड्स की लेंथ है वो कैलकुलेट करी जा सकती है। कर लो कैलकुलेट। क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लो। तो आई कैन फाइंड जी क्यू। कैसे? जी क्यू divided by PG perpendicular by base is tan pi by 6, tan of pi by 6, which is nothing but 1 by root 3. Therefore, GQ length is equal to 4 by root 3 because PG is 4. And once you get GQ, you've got the area of the triangle PGQ, and therefore the area of PGQ क्या आएगा? Area of triangle PGQ is equal to half into base into height, half into PG into GQ, which is nothing but half into 4 by root 3. And you know that the line joining centroid to any two vertices will form a triangle whose area is 1/3 of the area of the entire triangle. क्यों? याद है ना, ये तो +1 में किया था आपने कि अगर ये वाली मीडियन भी ज्वाइन करते हैं ऐसे तो ये तीन ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल तो येलो कलर से शेड है, एक ये कलर से और ये एक अनशेडेड है। ये तीनों ट्राइंगल की एरिया इक्वल होती है ना? तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? बोलो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? तो जो हमने पीजी क्यू ट्राइंगल का एरिया निकाला इसी का ट्रिपल होगा। तो इट इज 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PGQ, and therefore it is equal to 8 by root 3 into 3, and so it is 8 root 3। यही आंसर था। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन भी जेई में कभी न कभी पूछा जा चुका है और आपने देखा इसमें ट्राइंगल की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं लगाई। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में एसओटी से कुछ भी नहीं लगा, सिंपल सा सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, राइट एंगल की एरिया, मतलब बेसिकली ये 10th लेवल का प्रॉब्लम था। 8th क्वेश्चन करो। माधव, अभी आवाज सुनाई पड़ रही बेटे आपको? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 8th जरा बता दो किस सेस का हो गया था 8th क्वेश्चन? शिवांश का हो गया, वेल डन बेटे। हर्षवर्धन हो गया बेटे 8th क्वेश्चन, ठीक है। जयती का भी हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन में अगर आप एलएचएस को देखो तो फिगर वाइज क्या सिचुएशन है? तो बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं। एक ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स ए से है मान लो, एक बी से है और एक सी से है। ए से जो है उसकी लेंथ मान लो P1 है ये, और जो बी से है उसकी लेंथ मान लो P2 है, और जो सी वर्टेक्स है उसकी लेंथ अज्यूम कर लो P3। तो डेफिनेटली आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज हाफ ए इंटू P1
is equal to half B into P2 is equal to half C into P3. So because in the left hand side of the expression, actually the expression involves P1, P2, P3, reciprocal of P1, P2, P3. So these relations will get you 1 by P1 as A by 2 delta. Similarly, 1 by P2 as B by 2 delta, and 1 by P3 as C over 2 delta, and there your job begins. तो at the end आपको क्या दिखा कि LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज 1 upon P1 की जगह मैंने लिखा A by 2 delta plus B by 2 delta minus C by 2 delta. अब आप एक्सप्रेशन को देखो, कुछ तो होपफुल दिख रहा है, बिकॉज हमें आरएचएस में 1 ओवर डेल्टा चाहिए, तो हमारा डिनोमिनेटर में डेल्टा है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 1 बाय डेल्टा टाइम्स क्या आया एक्सप्रेशन, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी माइनस सी बाई 2. और ये a प्लस बी माइनस सी बाई 2 क्या है, ये होता है s माइनस सी. s माइनस सी होता है कि नहीं होता है? तो इसको आप लिख सकते हो, है ना, 2s माइनस 2c बाई 2, तो s माइनस सी, ये एक्चुअली आ गया s माइनस सी अपॉन डेल्टा. अब डेल्टा हमें चाहिए, तो डेल्टा हमें छोड़ना नहीं है, और हमें ये एक्सप्रेशन लाना है, ये एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ s माइनस सी. तो या तो मैं इस एक्सप्रेशन को s माइनस सी के इक्वल प्रूफ कर दूं, और या तो हम ये करें कि इसको देखो ध्यान से, ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये 2s है, s माइनस सी है, s और s से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी ये चीज लाई जा सकती है कि नीचे a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर s इंटू एस माइनस सी हो जाएगा. चलो अब जितना हिंट मिल गया उससे कैरी आउट करो. इसके बाद का स्टेप कौन बताएगा? इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? अगर मैं डायरेक्टली आरएचएस में रिड्यूस करना है, तो इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए? हाफ एंगल फॉर्मूला किसका? बिकॉज हमें ए बी चाहिए, तो ठीक है, आप जो जो चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि ए बी चाहिए और नीचे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो हमने इसको लिख दिया s इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू डेल्टा. ठीक है, और इंटू अगर तुम्हें चाहिए ए बी, न्यूमरेटर में ए बी चाहिए, तो डिनोमिनेटर में भी ए बी कर दो. अब आप एक्सप्रेशन को देखो, तो s इंटू डेल्टा हमें चाहिए, s मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना, बाई 2. अब इस बाई 2 का 2 न्यूमरेटर में ले लेंगे, है ना, तो 2 ए बी यहां लिख दिया मैंने, 2 ए बी मतलब I have taken this one and this one together, और यहाँ डेल्टा रह दिया इसे. तो इतना पार्ट तो मेरा आ गया, मतलब ये चीज आ गई है.
अब सिर्फ रह गया क्या, वो आप देखो क्या है, s इंटू s माइनस सी अपॉन ए बी, इसको रिड्यूस करना। तो आपको पता ही है कि ये कॉस का हाफ एंगल फार्मूला है ना। कॉस स्क्वायर सी बाई 2। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी जेई में पहले पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, जे एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो जे एडवांस का एक बहुत फेवरेट सा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा था वो टफ नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मान लिया अगर आप पूरी सारे सम्स करोगे एक बार कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, ओनली 10 to 20% प्रॉब्लम ऐसी आपको मिलेंगी जो थोड़ी सी टफ थी, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्री ज्यादा इन्वॉल्व थी वगैरह। अदरवाइज बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम पूछी जाती है, मतलब एक श्योर शॉट, एक स्कोर, एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारा है अगर ये चैप्टर अच्छे से हो गया तो, और हर पेपर में आएगा बाय डिफॉल्ट। कोई ऐसा ईयर नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता है। जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी मीडियन की लेंथ चाहिए हमें, लेंथ ऑफ द मीडियन। देयर आर 3 मीडियन, मीडियन थ्रू ए की लेंथ चाहिए ए डी, ऐसे मीडियन थ्रू बी ए एक निकाले तो आपको पता है कि ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है साइक्लिक नेचर की होती है। तो वंस यू फाइंड आउट द मीडियन थ्रू ए, you can directly write the median through B and C length. And also you have to find the median, the angle which median makes with the three sides. Like AD median है triangle की, तो AD लाइन जो है ये बेस BC से क्या एंगल बना रही, थीटा, तो थीटा हमें चाहिए। और जो एडजेसेंट साइड्स हैं AC से एंगल बीटा फॉर्म करी, तो बीटा एंगल का तो साइन ऑफ बीटा चाहिए। और अगर ए बी साइड से गामा बना रही तो साइन गामा चाहिए, तो मुझे साइन थीटा, साइन बीटा, साइन गामा एंड ए डी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो सी एफ के रिस्पेक्टिव एंगल एंड लेंथ भी मिल जाएगी और बीई का भी रिस्पेक्टिव एंगल एंड लेंथ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हाउ टू गेट इट राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करने जा रहे हैं कि ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आप सभी को एक, जो लोग अपने आप जिनको लीड मिल गई है, किसको इसको लीड मिल गई है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो जिसको मिल गई फटाफट कर जाओ। वो देखेंगे नहीं, वो अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे भी नहीं, सीधे सीधे जो आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से फटाफट वर्कआउट करो, टाइम मत किल करो। नॉर्मली आप देखते हो ना, जब आप प्रॉब्लम पढ़ने और प्रॉब्लम को स्टार्ट के बीच पॉज होता है ना, उससे आपका टाइम किल होता है। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आपके सामने डिस्प्ले हो तो प्रॉम्प्टली उसको रीड करना, कम से कम वक्त में उसको पूरा पढ़ना, उसके डायग्राम को समझना, गिवन इंफॉर्मेशन लिखना और क्या चाहिए ये फिगर आउट करना, इसमें मिनिमम टाइम लगना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, आप अलर्ट रहे, और उसके बाद तुरंत सॉल्व करना शुरू करो। अच्छा, लास्ट क्लास में डिस्कस अगर हो गया था, ये दोनों पार्ट हो गए थे। अच्छा ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाते हैं, कोई बात नहीं। चलो ये तीनों फटाफट कर जाओ। इसमें से कम दो पार्ट को ही कर जाओ, जैसे 10th कर जाओ और 12th कर जाओ। और ये जिसका हो जाएगा बता देगा मुझे, नहीं है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वक्त दे दूंगा आपको, तो इसको होमवर्क ले लेना। तो 10th एंड 12th क्विक, दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास टोटल 7 मिनट्स का टाइम है, ओनली 7 मिनट्स।
और बिकॉज पिछला वाला कॉन्सेप्ट मैं कर चुका था पिछली क्लास में, तो ये उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये भी कर लो, करके दिखाओ। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है ये देखना है। दूसरा ये है कि अगर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया कि क्या क्या गिवन है, तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एलएचएस से आरएचएस जाना कन्वीनियंट होगा या आरएचएस से एलएचएस, ये डिसाइड करना। ये दो बातें हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी स्टार्ट कर दो कहीं से भी। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने देखा कि राइट में साइड से लेफ्ट एंगल है तो यही डायरेक्टली आप साइड एंगल में नोट कर दो, वो भी करना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। पहले तो क्या गिवन है उसको, उस पर फोकस करो। यहाँ पहली लाइन में क्या गिवन है? फर्स्ट लाइन में गिवन है कि एबीसी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एपी इन एपी। एपी में होने का मतलब क्या है? ट्रायंगल के तीनों एंगल एपी में है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मिडल एंगल जो है वो कितना है? मिडल एंगल है 60 डिग्री, इजंट इट? क्योंकि ए प्लस सी ट्वाइस ऑफ बी होगा। बोलो, ए प्लस सी अगर डबल ऑफ बी होगा तो ए प्लस सी प्लस बी जो होगा ये ट्रिपल ऑफ बी हो जाएगा। और ट्रिपल ऑफ बी कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से? 180 डिग्री। एंड देयरफॉर एंगल बी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये बात अगर आपने ऑब्जर्व करी होती पहले, जिसने भी इसको ऑब्जर्व किया उसको एक नेचुरल सा लिंक मिल जाएगा हाउ टू नेविगेट थ्रू द प्रॉब्लम। क्या एंगल बी दिया हुआ है और इसको, ये जो रिजल्ट है आरएचएस का, इसको देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ आता है? तो कोसाइन फार्मूले में ऐसी सिचुएशन आती है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और एंगल बी गिवन है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं यहां से? कोसाइन बी is equal to a square plus c square minus b square by 2ac, और कोसाइन b हो जाएगा कोसाइन 60 एंड कोसाइन 60 हो जाएगा हाफ। तो यहां से आपको एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दैट इज a square plus c square minus ac is equal to b square, and this one is really good because therefore now it is clear that we are going to begin from RHS, and RHS is given as a plus c over root of a square plus c square minus ac. So it is actually a plus c over b. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी सिंपल हो गया, क्योंकि एंगल में कन्वर्ट तो करना ही है, एंगल में तो जाना ही है अल्टीमेटली, लेकिन साइड से एंगल में क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाना कॉम्प्लेक्स है। लीनियर फॉर्म में आ गया, अब इजी है। अब साइन फॉर्मूला यूज करके क्या लिखोगे? 2r टाइम्स साइन ए प्लस 2r साइन सी डिवाइडेड बाई 2r साइन बी। 2r तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो मैंने ऐसे लिखा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ए। अब आप कर जाओ फटाफट जल्दी करो आंसर, साइन ए प्लस साइन सी बाय साइन बी। अब क्या लगाओगे बोलो? अब सम है और लेफ्ट हैंड साइड में राइट, अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है दो टर्म है, जबकि हमें सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है, तो सम को प्रोडक्ट में ले जाना। सम को किस में ले जाना? प्रोडक्ट में। कौन से फार्मूले से? कौन से फार्मूले से समेशन प्रोडक्ट में जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में? सीडी फार्मूला। तो सीडी फार्मूला लगा दो, तो आएगा 2 साइन a प्लस सी बाई 2 कॉस a माइनस सी बाई 2, तो कॉस a माइनस सी बाई 2 मेरे को दिखने लगा, डिवाइडेड बाय साइन b। साइन b को क्या लिख सकते हैं?
साइन बी को लिख सकते हैं सीधे, साइन बी, एंगल बी पता है 60, तो साइन बी क्या हो जाएगा, √3/2 लिख दो तो भी चलेगा, या साइन बी को भी लिखना चाहो तो लिख दो 2 साइन b/2 cos b/2, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जरा देखो साइन a+c/2 क्या है बेटा, साइन a+c/2, साइन ऑफ a+c/2 इज इक्वल टू, देखना नहीं करते रहना है। आप में से कुछ लोग जो है ना देखने लगते हैं, बस चलो हो गया, करो उसको बैठ करके सारे क्वेश्चन को एंड तक। साइन a+c/2 क्या हो गया, cos a+c इज पाई माइनस बी, cos b/2 हो गया। इसका मतलब ये कोसाइन b/2, ये साइन a+c/2 कैंसिल हो गया, और साइन b/2 साइन 30 ट्वाइस ऑफ साइन b/2 क्या हो गया, तो आ गया 2 इंटू कोसाइन ऑफ a-c/2 ओवर 2 इंटू हाफ, because sin 30 is half, and therefore your answer is 2 cos a-c/2, and that is RHS, sorry LHS। हम RHS से चल रहे थे, RHS से स्टार्ट करके LHS पे रिड्यूस कर दिया एक्सप्रेशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 13 कर लो, और अगर आप से हो जाए तो मीनवाइल 11th भी कर लेना। ठीक है।
कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 11, इसमें कौन कौन सा हो गया? 12th किसका इसका हो गया? 12th हर्षवर्धन का हो गया 12th। और 12th हो गया तो 11th और 13 में से कोई करते रहो बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 11th किसी ने किया क्या? 11th नहीं, और 13, दैट मीन सभी लोग 12th ही ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते, राइट। जो 12th क्वेश्चन था, इसका LHS क्या था? A cos A प्लस B cos B प्लस C cos C डिवाइडेड बाय A sin B प्लस B sin C प्लस C sin A। ये एक्सप्रेशन था जिसको हमें दिखाना कि इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 9R। R इज द सर्कमरेडियस, यूजुअल नोटेशन है। तो वैसे अगर देखो तो ये क्या था आपको पता भी होगा शायद। A cos A, B cos B प्लस C cos C, पेरेंट ट्रायंगल में इसके बारे में आपने करा था। बट चलो, जरूरी नहीं है कि हम वहां से मेमोराइज करें कोई चीज को। स्ट्रेट अवे देखो तो ये जो न्यूमरेटर है, A cos A प्लस B cos B प्लस C cos C, अगर इसको हम साइन फार्मूला को यूज करें और A को 2R sin A लिख दें, B को 2R sin B और यहाँ 2R sin C, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R टाइम्स sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास क्या है? A sin B, B sin C, C sin A। A sin B प्लस B sin C प्लस C sin A। अब इसके बाद क्या करें? अब sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C तो आप जानते हो, ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, प्लस वन में करी होगी, तो वर्कआउट करो। और वैसे देखो तो आर आर भी आएगा। आर तो बहुत सारे जो इन रेडियस के रिजल्ट्स हैं उसमें आता ही है, आपने देखा ही है। क्या करेंगे इसके बाद बोलो, अगला स्टेप बताओ।
नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर हर क्लास में अगर 10-15 क्वेश्चन भी एक क्लास के अगेंस्ट में किए होते तो अब तक 100 से ज्यादा सम्स आप कर चुके होते इस टॉपिक पर एक्स्ट्रा। इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ हर्षवर्धन बोलो बेटा। कहाँ सो गए हर्षवर्धन? हाँ ठीक है तो चलो इसमें
क्लास शो करना है न्यूमरेटर में, तो सीधे कंडीशनल आइडेंटिटी थी ना, जैसे आप साइन 2a प्लस साइन 2b, मैंने बताया भी था कि वो 6 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें दो में साइन, आप सी डी फॉर्म लगाते हैं तो 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी और 2 साइन c कॉस c। फिर जब आप साइन a प्लस बी इज बेसिकली साइन पाई माइनस सी, तो साइन c हो जाएगा, तो 2 साइन c कॉमन ले लोगे, आ जाएगा कोसाइन ऑफ a माइनस बी और प्लस कोसाइन ऑफ सी को कोसाइन a प्लस बी लिख सकते हो नेगेटिव में, कोसाइन सी इज माइनस कोसाइन a प्लस बी, और इन दोनों को जब क्लब करोगे तो यही आ जाएगा 4 साइन a साइन b साइन c। तो ये आइडेंटिटी मैंने न्यूमरेटर में लगाई, ये तो मैंने बता ही दिया था। इसके बाद डिनोमिनेटर को क्या रिड्यूस करोगे, कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। डिनोमिनेटर में क्या किया, एरिया का फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहे हैं हर्षवर्धन, कुछ समझ में आया? एरिया का फॉर्मूला याद आया? हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। अगर आप एरिया का फॉर्मूला देखो तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी साइन ऑफ सी, या हाफ इंटू बी सी साइन ऑफ ए, या हाफ इंटू ए सी साइन ऑफ बी। तो ए साइन बी को क्या लिख सकते हो, 2 डेल्टा अपॉन सी, ए साइन बी की बात कर रहे हैं, ए साइन बी। ऐसे ही बाकी तीनों को भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो 4r साइन ए साइन बी साइन सी रहने दो, डिवाइडेड बाय ए साइन बी को लिख दिया आपने 2 डेल्टा बाई सी, तो 2 डेल्टा सब में आएगा, तो 2 डेल्टा कॉमन हुआ, और उसके साथ क्या आ रहा है 1/c प्लस बी साइन सी को क्या लिखा आपने 2 डेल्टा बाई ए, 1/a प्लस 1/b, सी साइन ए को। अब कर जाओ, अब जरा देखो एलसीएम लोगे, अब तुम्हें ये वाला फॉर्म चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 9r। डेल्टा होता है एबीसी अपन 4r,
बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गया तुम लोग। 11th और 13th कर लो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 11 और 13 कर लो। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करना, क्योंकि देखो सोल्यूशन देख करके तो सभी को ट्राई कर जाता है। एक बार सोल्यूशन पूरा देख लोगे, एक एक स्टेप पता चलेगा तो लगता जाएगा बहुत सिंपल है, लेकिन वो स्टेप खुद खुद के दिमाग में चमकना ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेसिक कोई खास बात नहीं यूज होगी, और 13 जो मैंने लिखा था वो भी। हाँ 11 13, अगर किसी ने 13 नहीं नोट किया था तो पहले 11 13 करके क्विज। इलेवेंथ हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है।
जिसके साइड्स रिस्पेक्टिवली मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, और प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 1/3 होगी। अब इसमें भी हिंट देना पड़ेगा। एक हिंट तो बहुत सिंपल सा है, पॉलीगन इनइक्वालिटी, कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ये चारों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, तो लिमिटिंग केस है। एक तरह से आप ये बोलो कि स्ट्रिक्टली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, जब करेगी तो ये डीजेनरेट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं, करके बताओ। अभी भी नहीं हुआ भाई? अरे देखो यार, अगर स्केयर कर दो दोनों साइड, तो स्केयरिंग करके क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्केयर, क्योंकि डी स्केयर तो लाना ना, स्केयर ऑफ साइड्स के फॉर्म में जाना है। अब इसके बाद में आपके पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डबल ए बी प्लस डबल बी सी प्लस डबल सी ए, it is greater than equal to d square. Now
You know that a square plus b square is greater than equal to 2ab, because a minus b whole square is positive, or amgm जैसे भी बोलो. ऐसे ही b square plus c square is always greater than equal to 2bc. c square plus a square is greater than equal to 2ac. And let's use this. क्या आ गया यहाँ से हमें मिल गया कि 2 times a square प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दो तो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा ए बी. सिग्मा ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये जो ट्वाइस सिग्मा ए बी है ना, ये पूरा ये क्या है, ये छोटा है किससे, डबल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से. तो मैं यहां से बोल सकता हूं, यहीं से बोल सकता हूं, देयरफॉर ट्रिपल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर is greater than equal to a square plus b square plus c square plus 2 sigma ab. आया, दोनों साइड में a square plus b square plus c square ऐड कर दिया, और a square plus b square plus c square plus twice sigma ab क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू d square है. तो आ गया ट्रिपल ऑफ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c मींस a ग्रेटर देन c, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. हो गया रिजल्ट प्रूफ. Triple of a square plus b square plus c square is greater than equal to d square. तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि a square plus b square plus c square divided by d square is greater than equal to 1/3. ये प्रूव हो गया. 13th क्वेश्चन कर लो जल्दी से. 13th क्वेश्चन को नोट कर लिया. अरे ये वाला, two medians of triangle with unequal sides are 3 and 6 unit length. एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन ऐसे ना जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मैं मानता हूँ. जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए था आपको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ना है क्वेश्चन में तभी तो करेंगे. जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा. और सोल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं कि ठीक है हर क्वेश्चन सॉल्व के बता दिया जाए आप कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा. जितना आप स्ट्रगल करेंगे एक प्रॉब्लम के साथ में, आंसर निकाल लेंगे खुद, वही आपका अचीवमेंट है. 13 करके बताओ.
हाँ जी, इसका हो गया। अब क्वेश्चन क्या था देखो। जो क्वेश्चन गिवन था वो क्या था? तो क्वेश्चन गिवन वाज, एक ट्रायंगल है जिसकी बारे में इंफॉर्मेशन है कि दो मीडियंस 3 and 6 लेंथ की हैं। मतलब एक स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी दो मीडियन के बारे में बोला गया है। एक मीडियन की लेंथ 3 है और एक की 6 है। तो दो मीडियन ड्रॉ कर देते हैं इसकी। एक मान लो ये मीडियन है, सॉरी ये से, और एक मान लो ये है। कोई भी दो ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे। एक की लेंथ 6 है, एक की 3 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो जी है। जी सेंट्रायड हो गया। नेम कर दो ट्रायंगल को, ABC लिख दो। ये टोटल लेंथ स्मॉल ए हो गई। अगर ये बी डी है और सी ई है और ए एफ कर लेंगे अगर मान लो, तो बेसिकली हमारे पास में ये तीसरी मीडियन होगी, अगर होगी तो ये वाली, ये मीडियन सी ए ई, ए एफ कर लो, या अगर इसको ई को एफ कर लो तो इसको हम ए ई भी लिख सकते हैं, जो भी। तो बेसिकली अगर बी डी लेंथ 3 है और 2:1 रेशियो में करोगे तो ये 2 है और ये 1 है। तो एज पर द डायग्राम, as per figure, I can see that BG है 2 and CDG है 1। Similarly CF लेंथ अगर 6 है तो ये 4 है, ये this is 4 and this is 2। तो CG is equal to 4 and GF या FG is equal to 2। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में है as per the given। और तीसरे मीडियन की लेंथ चाहिए। ये बोल रहे हैं कि थर्ड मीडियन की लेंथ क्या होगी, ये बताओ। मतलब है हमें AE चाहिए। आवर टारगेट इज टू फाइंड AE। अच्छा, AE मिल जाएगा अगर हमें GE मिल जाएगा। वी नो दैट AE इज इक्वल टू, बोलो, अगर हम GE कैलकुलेट कर ले, ये लेंथ अगर आ गई तो इसी लेंथ का डबल ये लेंथ है, तो ट्रिपल, ट्रिपल ऑफ GE। तो आप अपना पूरा अटेंशन लो GE फाइंड करने में। अगर आपने GE फाइंड कर दिया, योर जॉब इज डन। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? और दिया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी गिवन है। ऑल्सो गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज डेल्टा विच इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3√15 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब है कि हमें ये वाले ट्राइंगल का एरिया भी नोन है। कौन सा ट्राइंगल का? ये ट्राइंगल का एरिया पता है हमें, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सेंट्रॉइड से ट्राइंगल बना रहा है तो ये 1/3 ऑफ द एक्चुअल एरिया। हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC या BCG
it is equal to 1/3 of 3 root 15. So actually it is root 15. और किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं अगर उसकी साइड्स पता है तो एक साइड लेंथ 2 है, एक साइड लेंथ 4 है और एक है अननोन a. तो पॉसिबली यू कैन फाइंड द अननोन a, इजंट इट? बोलो। तो अननोन a की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से। तो अननोन a की वैल्यू कैसे आएगी? तो इस ट्रायंगल में अप्लाई हेरोन्स फार्मूला। इन ट्रायंगल BCG, क्योंकि लेंथ ऑफ मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ये कैलकुलेट कर, यही तो लेंथ ऑफ मीडियन है BCG का। लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला आपको पता ही है। क्यों मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं? बिकॉज इन ट्रायंगल BCG वी ऑल नो दैट लेंथ ऑफ मीडियन GE will be equal to half of root of समेशन ऑफ जिस वर्टेक्स से मीडियन का लेंथ चाहिए होता है उसके दोनों एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर का सम का डबल 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर a स्क्वायर। तो एक्चुअली ये तुम्हारा आएगा 4 + 16 20 40 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट बाय 2, ये आएगा। ये 2 आंसर क्यों निकाल रहे हो बेटा? एनीवे वी आर कमिंग टू दैट, अभी रुक जाओ पहले। अब हमें अगर ए मिल गया ना, सब कुछ मिल जाएगा। देखो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ हमारा टारगेट है ए लेंथ फाइंड करना, क्योंकि ए लेंथ फाइंड किया तो जी मिल जाएगा, और अगर जी मिल गया तो उसी का ट्रिपल करके मीडियन ए की लेंथ आ जाएगी। बट ए कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए मैंने बोला कि हेरान्स फॉर्मूला लगाओ इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में हेरान्स फॉर्मूला लगाओ। इसमें इसका पेरीमीटर हेरान्स फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं और एस सेमी पेरीमीटर होता है। तो हमारे केस में एरिया, हम बीसीजी ट्रायंगल की बात करें तो बीसीजी ट्रायंगल में एरिया क्या होगी? एरिया दिया हुआ है √15 एंड इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एस। क्या है? एस है पेरीमीटर का बाई 2, तो 2 + 4 + a बाई 2, 2 + 4 + a बाई 2 कितना आ जाएगा? a + 6 बाई 2। s माइनस ए क्या आएगा? s माइनस ए, s माइनस ए होता है a + 6 बाई 2 माइनस a। मैं यहां लिख दे रहा हूं a + 6 बाई 2 माइनस a। s माइनस b क्या आएगा? a + 6 बाई 2 माइनस 2। s माइनस c क्या आएगा? a + 6 बाई 2 माइनस 4। दिस इज व्हाट, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 2 2 2 2, तो ओवर 16 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? a + 6, 6 + a 6 माइनस a, 6 + a इंटू 6 माइनस a, और यहां पर आएगा a + 4, a + 2 इंटू a - 2, सॉरी, a + 2 इंटू a - 2।
तो ऐसा नहीं है, इनिशियली लग रहा था कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा बट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब फटाफट कैलकुलेट कर लो, जल्दी करो। इसके बाद कैलकुलेशन है, इसके बाद ज्यादा अकल नहीं लगाना है आपको। इधर 15 इंटू 16 ऐसे ही रहने दो। राइट साइड में क्या आया, इन दोनों पेयर का प्रोडक्ट क्या आएगा, 36 माइनस ए स्क्वायर, और रिमेनिंग दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4। तो बेसिकली इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो -15 इंटू 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस 40 ए स्क्वायर प्लस 144। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो इट इज ए टू द पावर 4 माइनस 40 ए स्क्वायर, और इसको भी इधर लाओ, दोनों में से 16 कॉमन ले लो, तो प्लस 16 इंटू 24 आ गया, 15 प्लस 9। अब ये क्लियर फैक्टर दिख रहा है, देखो 16 प्लस 24 इज 40, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे तो ये स्टेट वे फैक्टराइज हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ए की दो वैल्यू आ रही है, क्या, a माइनस 16 इंटू ए माइनस 24 0, ए नहीं ए स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आई 16 और 24, एंड देयरफॉर जीई, जीई भी क्या, मुझे तो एई चाहिए ना, तो एई जो आया हमारा वो डायरेक्टली आया ट्रिपल ऑफ जी, तो 3/2 टाइम्स रूट ऑफ 40 माइनस 16, और दूसरा फॉर्म आएगा 3/2 टाइम्स रूट ऑफ 40 माइनस 24, and then you calculate, you get the answer. 40 minus 16 कितना होता है, 40 minus 16 is 24, 24 का 4 रूट 6 होगा ना, 24 क्या होगा 2 रूट 6, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रूट 6 आएगा, एक आंसर। दूसरे केस में जाओ, मीडियन की लेंथ क्या रहती है यहाँ पर, 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 तो 6 आ जाएगा। अब ये आ गया तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर दो मीडियन इक्वल लेंथ की हो गई, एक मीडियन की लेंथ ऑलरेडी गिवन है 6, तो दो मीडियन इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, दो साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल के बारे में ये मना किया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल हैज अनइक्वल साइड। तो सिंस ट्रायंगल एबीसी हैज अनइक्वल साइड, स्केलीन बोला गया है, एंड देयरफॉर ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही आंसर आएगा, कौन सा, 3 रूट 6। तो 3 रूट 6 विल बी द आंसर। एनीवे, इसके बाद में अब देखो दो तीन छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स हैं, इनको देख लो। एक तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब, किसी पॉलीगन में कोई सर्कल इंस्क्राइब कर रहे हो या सर्कमस्क्राइब कर रहे हो, तो टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो एक सर्कल के अंदर में जब हम पॉलीगन इंस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है, और एक पॉलीगन के अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है, ये दो बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला कि लेट्स हैव अ सर्कल जिसका रेडियस r है, कैपिटल R है, और इसके अंदर में हमने एक n साइडेड पॉलीगन बनाया, रेगुलर पॉलीगन। तो एक ऐसे कुछ रेगुलर पॉलीगन तो कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे इक्वल साइड के लेंथ है।
तो हम सारे कंप्लीट नहीं फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब हम पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब करेंगे तो सर्कल का जो सेंटर है, अगर हम सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, तो ये जितने भी ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे सब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बनेंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऐसे बन जाएंगे, सभी कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि सबका तीनों साइड सेम होगा। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। जैसे कि अगर मैं मानूं ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, और ये R है और ये भी R है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये बाइसेक्ट करेगा। मान लो ये कुछ नेम कर देते हैं ABCD, ऐसे कुछ है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। मान लो ये मिड पॉइंट M है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि इस पॉलीगन का पेरीमीटर चाहिए, इसकी एरिया चाहिए। तो पेरीमीटर के लिए मुझे लेंथ ऑफ साइड चाहिए होगी। रेगुलर पॉलीगन है तो ये लेंथ ऑफ साइड मान लो स्मॉल ए है। तो हाउ टू गेट स्मॉल ए, दिस इज वन। एंड वंस यू गेट द वर्टिकल दिस हाइट, ऑल्टीट्यूड मिल गया तो एरिया में मिल जाएगी। तो हमारे को दो चीजें ऑब्जर्व करनी है, एक तो ये चाहिए और ये लेंथ चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे देखा मैंने सीधे सीधे बोला कि अगर ये ए है तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ईच ऑफ देम AM क्या हो जाएगा, तो AM हो जाएगा A/2। तो स्मॉल ए आ जाएगा तो AM आ जाएगा, या AM आ जाएगा तो स्मॉल ए आ जाएगा। अब जरा देखो ये एंगल्स कितने, ये एंगल्स क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन ये सारे एंगल सेम होंगे, ये सभी एंगल्स सेम होंगे। कितने होंगे, टोटल सर्कुलर एंगल 2 पाई रेडियन अपॉन n, 2 पाई n हो गया। तो ये आधा एंगल, इसकी बात करो, ये हाफ एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये आ जाएगा π/n। बोलो हाँ या ना। ये मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा ना, दोनों थीटा है। तो हमारा एक इंफॉर्मेशन है कि थीटा जो है π/n है। अब थीटा अगर π/n है तो इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को। अब इस ट्राइंगल में AM/R क्या होगा, AM/R, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू π/थीटा एंगल, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, तो साइन ऑफ π/n। देयरफॉर एक तो AM आ गया, AM आ गया R साइन π/n, और इसलिए स्मॉल a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2R साइन π/n। और एक साइड की लेंथ आ गई तो सारे पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या आया, आ गया n इंटू a, तो आ गया तुम्हारा 2NR साइन ऑफ π/n। ठीक है। इसी में अगर n अप्रोचेस इन्फिनिटी का, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, n अप्रोचेस इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2πR साइन ऑफ π/n डिवाइडेड बाय π/n। देखो मैंने पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस न्यूमरेटर के n को नीचे ले गए। अब जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा बेटा तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये 1 हो जाएगा व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 2πR हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, कि जब आप नंबर ऑफ साइड इन्फिनाइटली लार्ज कर दोगे तो ये पॉलीगन ही सर्कल बन जाएगा। इसीलिए पॉलीगन का पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर से मैच कर गया, मतलब आपका फार्मूला भी बिल्कुल सही है, काउंटर चेक भी हो रहा है, जनरलाइज भी हो रहा है। अब एरिया की बात करो, एरिया भी आ गई। देखो ये ऑल्टीट्यूड निकालो, ऑल्टीट्यूड, तो OM क्या होगा, OM लेंथ। तो OM लेंथ के लिए क्या करोगे, तो OM को लिखोगे तो आएगा cos OM अपॉन R cos थीटा cos π/n, तो OM हो गया तुम्हारा R cos π/n। और अब मुझे बेस और ऑल्टीट्यूड मिल गया, तो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ
पॉलीगन क्या आएगा? तो पॉलीगन का एरिया आएगा n टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला। हाफ इंटू बेस है तुम्हारा a और हाइट है OM, तो आ जाएगा तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाई 1/2। a की लेंथ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2r sin पाई बाई n, और OM की लेंथ r cos पाई बाई n। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, जिसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू n इंटू r स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई n। तो ये एरिया ऑफ द पॉलीगन आ गया। तो किसी सर्कल में मैंने जब पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को सर्कल इंस्क्राइब किया, तो इंस्क्राइब्ड पॉलीगन की एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर ली। एग्जैक्टली इसी तरह से एक रिवर्स होता है कि जब आप सर्कमस्क्राइब कर रहे हो तो क्या होगा। तो ये तो इंस्क्राइब वाला केस था। सर्कमस्क्राइब वाला केस का क्या मतलब हुआ कि एक सर्कल होगा और इस सर्कल को एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब होगा, मतलब ऐसा पॉलीगन की साइड्स होंगी जो टच कर रही होंगी इस सर्कल को, ठीक है। तो इस केस में पॉलीगन का एरिया क्या होगा और पॉलीगन का पेरीमीटर क्या होगा, ये भी वैसे ही है, तो इसलिए अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ भी वही करेंगे, ये सारा एंगल जो है वही 2 पाई बाई n होगा, तो ये पाई बाई n होगा। अब सेम सिमिलर कैलकुलेशन से इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन जो आपके पॉलीगन वगैरह के मिलेंगे ना, तो वो सब भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आप लिख लो, अपने आप कैलकुलेट करना। पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन विल बी 2n स्मॉल r tan पाई बाई n। स्मॉल r इन सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है। और एरिया ऑफ द पॉलीगन विल बी n इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। कैलकुलेट करके फाइनली आएगा n स्मॉल r स्क्वायर tan पाई बाई n। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन अभी भी वो बचा हुआ है जो नहीं किया, और ये रिजल्ट को अपने आप बैठ के डराइव कर लेना। पिछला वाला तो मैंने एक कर ही दिया। तो इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब पॉलीगन वाले भी जो सम है, अब एक बार फिर से ट्राई करना क्वेश्चंस को, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला हो तो, और नहीं होता है तो फिर आप उसको डिस्कस करना, पूछना। और कुछ अगर आपको पूछना है तो ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक तो आज स्टार्ट करना नहीं है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर, एक बारी प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। देख लो बेटा। देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है सर। एरिया ऑफ पॉलीगन क्या आया था सर हमारा? एरिया ऑफ पॉलीगन जो है वो एक, ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ऐसे कितने ट्रायंगल इसमें हैं पॉलीगन में? जितनी साइड्स। तो अगर n साइडेड का पॉलीगन है, n साइड का पॉलीगन है, तो तो एक ट्रायंगल की एरिया का n टाइम्स। तो हमने लिखा एरिया ऑफ पॉलीगन इज n मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? AOB। हाँ जी, हाँ, OAB ट्रायंगल का। OAB का एरिया हम, बिकॉज OAB का हम ऑल्टीट्यूड भी फाइंड कर चुके हैं और OAB का बेस भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है सर। हाफ बेस इंटू हाइट यूज किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके सर। तो इंस्क्राइब वाला केस हो गया, पॉलीगन इंस्क्राइब वाला केस हो गया। तो सर्कमस्क्राइब वाला मैंने बोला अपने आप कर लो। ठीक है सर, कर देंगे। ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिस अभी भी कम है, तो इस पर जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके करो। या तो मैं ऐसा करता हूँ, बुकलेट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बुकलेट अपलोड कर दूं क्या? तो उसमें क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे आपको। तो मैं संकेत सर से बोलता हूँ, या आप बोल दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बुकलेट जो है वो अपलोड कर देंगे।
ठीक है, ठीक है। तो उसमें हर एक्सरसाइज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर एक फॉर्मूले पे कम से कम 10-12 सम्स मिल जाएंगे, और एंड में लेवल 1 लेवल 2 मिल जाएगा, लेवल 3 मिल जाएगा, तो काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, इस वाली क्लास में जो है वो हम लोग थियरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। रेगुलर कल की क्लास में हम लोग प्रॉपर्ली जैसे फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो है वो जिंट की इनइक्वालिटी वगैरह कर लेंगे, तो जिंट पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आपकी अड़ रही होंगी ना डोमेन में, वो सारी हो जाएंगी। तो कल कल की क्लास के बाद वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे क्लास में। एंड सर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमने 11th में भी किया था वो। हाँ, तो जिन लोगों ने 11th में किया हुआ था तो वो लोग को अभी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, जब ज्योमेट्रिकल पार्ट हाँ जी, स्टार्ट होगा तब ज्योमेट्रिकल। करेंगे। ठीक है सर। या अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है बैठे रहो, लेक्चर से एक बार रिवीजन होता रहेगा और क्वेश्चन करते रहो बैठ करके। ठीक है सर। मतलब लेक्चर चलने दो और अपना क्वेश्चन ले क्वेश्चंस करके बैठ करते जाओ, हैं, हाँ और जी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। और बीच में अगर कोई कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रहा हो तो देख लोगे तो एक बार रिकैप हो जाएगा सर, हाँ जी सर, ठीक है सर। तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? किसी ने कुछ पूछना है बेटा तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो कल के क्लास में मैं गेम के सम्स डिस्कस करूंगा, जो जो आपको बोला गया है करने के लिए, तो उसको आप पूरा करके रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कल ज्यादा कुछ डिस्कस होगा नहीं, सिर्फ जो इनइक्वालिटी, जिट की इनइक्वालिटी डिस्कस होगी फंक्शंस में, और उसके बाद क्वेश्चन ही हो रहे होंगे। डोमेन निकालने हैं और डोमेन के सम्स करने हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सीधे क्वेश्चन ही है। तो कल की पूरी क्लास में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस होने हैं, तो आप डाउट्स वगैरह सारा मार्क करके रखना अच्छे से।